अगर आप नजर डालें कि पुराना जो चुनावी करीब 2010 के बाद तो बाइपोलर द्विपक्षीय चुनाव रहा, अगर पुराने आप देखते हैं तो अगर करीब 7% से कम वोट आता है तो उम्मीद यही हो सकती है कि 5 से कम ही सीटें आएंगी। ये पुराने डेटा के हिसाब से एनालिसिस किया गया। 7 से 14% के बीच में अगर जन स्वराज का वोट आता है तो उनको 5 से 20 सीटों के बीच में मिल सकती हैं। 14 से 17 के बीच अगर वोट आता है तो 21 से करीब 40 सीटें मिल सकती हैं। 18 के पार अगर वोट शेयर जन स्वराज का किसी तरह से जाता है तो फिर ये तय कर पाना कि सीटें कितनी आएंगी ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जहां पे जो सबसे आगे रहता है वो जीत जाता है। 18 के पार चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं अनुमान लगा पाना। जयमृग, दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि जो बिहार जैसा राज्य है वहां पर पुराने आंकड़ों के हिसाब से किसी नई पार्टी का वोट शेयर चुनाव के बाद क्या रहेगा इसका अनुमान लगाना इतना मुश्किल क्यों है? जयमृग। बिल्कुल, देखिए राहुल, हमने ये डाटा तैयार करने से लगभग 1957 जो बिहार का दूसरा चुनाव है स्वतंत्रता के बाद, वहां से सारे आंकड़े जोड़ना शुरू किए। मतलब हमने उस जमाने में जो एक प्रखर पार्टियां मानी जाती थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, फिर बिहार में उस वक्त झारखंड पार्टी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि बिहार की पहली विधानसभा में झारखंड पार्टी विपक्ष थी। मतलब एक छोटे रीजनल फोर्सेस का एंड पॉलिटिकल अपस्टार्ट्स का इतिहास रहा है बिहार में। उसके बाद सीपीआई एक वहां पे अपस्टार्ट थी। हमने उन सारे के परफॉर्मेंस टैबुलेट किए हैं और जो एक स्टैटिस्टिकल मीडियन होता है उनके परफॉर्मेंस का वो लिया है कि कितने वोट शेयर पर उनको कितनी सीटें मिली थी। तो वो स्टैटिस्टिकल मीडियन लेने के बाद हमारा ये टेबल तैयार हुआ, जिसमें हमने पाया कि अगर 7% तक है, मतलब दीज आर अप्रोक्सीमेट रेंजेस। जैसे समता पार्टी को 1995 में 7% वोट आए और 7 सीटें भी आई। तो दीज आर दी एक्चुअल मीडियन रेंजेस फॉर ए पर्टिकुलर वोट शेयर। मतलब आपको एक तरीके का वोट शेयर एक रेंज में आया तो आपकी सीटें कौन से रेंज में होंगी, ये उसका टेबल वहां से इतिहास देख के हमारा तैयार हुआ है। तो 0 to 7% में अप्रोक्सीमेटली 0 to 5 सीट्स, 7 से 14 में 5 से 20, 14 से 17, 21 से 40। देखो ये हर किसी में एक बॉर्डर केस है। जैसे कि 1995 का चुनाव ले तो भारतीय जनता पार्टी को 13 या 14% वोट आया था, लेकिन उसने प्रॉपर 40 या 41 सीटें ली क्योंकि उसका वोट एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था। इसलिए रेंजेस बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि बिहार में अगर किसी प्लेयर को डिसाइसिव, ये हम पूरी बिहार की स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री लेते हैं इलेक्शंस की, किसी प्लेयर को डिसाइसिव भूमिका में उतरना है। मतलब जो मान्यवर काशीराम जी हमेशा कहते थे कि पहले चुनाव में हरवाने के लिए, बाद में हारने के लिए, बाद में हरवाने के लिए और बाद में जीतने के लिए। 17 के बाद अगर 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है तो कुछ जगह आप हरवाने वाले होते, कुछ जगह आप जीतते भी हो। तो इसलिए वो 17 के या 18 के बाद का अनुमान ओपन हो जाता है। वही एग्जैक्टली हमने उस टेबल में दिखाया। पहले जो आपने डेटा देखा उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कितने वोट शेयर पर पीके की कितनी सीटें आएंगी, लेकिन चूंकि बिहार में लोगों को चुनावों में चुनाव के नतीजों के एनालिसिस में इतना मजा आता है तो इस सिलसिले को एक कदम आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। ये केवल सिनारियो है जो कि हम जोड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि किस वोट शेयर पर, चलिए पीके तो छोड़िए, बाकियों का क्या होगा, उस पर ज्यादा निर्भर यह करेगा कि पीके के जो वोट आ रहे हैं वो किससे आते हैं। तो 2 सिनारियो हम आपको दिखाएंगे, एक जहां पर पीके ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं गठबंधन को और एक सिनारियो जहां पे पीके ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं एनडीए को। तो एक एक करके देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। तो जरा गौर से देखिए, मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर जन स्वराज पार्टी का फर्ज कीजिए 8% वोट शेयर आता है और ये बढ़ता है 45-55, यानी कि 45% वोट आता है एनडीए से, 55% वोट आता है अगर गठबंधन से, यानी कि इस सिनारियो में पीके की पार्टी गठबंधन का ज्यादा वोट लेती है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होता है, ऐसे में एनडीए 166 सीटों पर पहुंच जाती है, गठबंधन 72 सीटों पर रहती है। 2020 का अगर हम आधार लें तो 173 बनाम 69 है। 173 इस वजह से कि हमने जोड़ दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी को भी जोड़ दिया, हमने जेडीयू और बीजेपी को भी जोड़ दिया। जो अभी का एनालिसिस है, जो अभी के अलायंसेज हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी ले लिया, जितेंद्र राम मांझी को। तो ये 173-69 ये बेसलाइन का स्टार्टिंग फिगर है। दूसरा, अगर पीके की पार्टी को 12% वोट आता है, जिसमें से पीके की पार्टी को अगर 12% वोट आता है
और इसमें से 40% जो वोट है वो आता है एमजीबी से, 40% आता है एनडीए से और 60% आता है एमजीपी से। यानी इस सिनारियो में ज्यादा नुकसान पीके फिर से एमजीपी को लेते हैं, मतलब 10 वोट में से 6 गठबंधन के आते हैं और 4 एनडीए के। ऐसे में एनडीए को फायदा होता है, 174 सीटों पे एनडीए पहुंच जाती है और 55 सीटों पे एमजीपी। याद रखिएगा कि पीके अपने आप को ही फायदा पहुंचाएं ये जरूरी नहीं है, उनके वोटों के चलते दूसरों का जो समीकरण है, दूसरों की जो सीटें हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। अगर पीके की 12% वोटें आती हैं और ये आते हैं 30-70, यानी कि 30 जो वोट है उसके आते हैं एनडीए से और 70 वोट आते हैं गठबंधन से, ऐसे में एनडीए 187 पे पहुंच जाती है और गठबंधन 42 पे। यानी एनडीए चाहेगी कि जितना ज्यादा नुकसान हो वो हो गठबंधन के वोट को, कि पीके का जो भी वोट शेयर आए 8 हो या 12, वो ज्यादा से ज्यादा अगर गठबंधन से आता है तो एनडीए की टैली इस तरह से बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ, और ये बात सतीश के सिंह कह रहे थे, उम्मीद गठबंधन की यह है कि चूंकि ये खुद अपर कास्ट से आते हैं, युवाओं के बीच में इनका कुछ प्रभाव है, अगर नुकसान ये ज्यादा एनडीए को पहुंचाते हैं तो फिर गठबंधन की सीटों का क्या हो सकता है, इस केस पर एक नजर डालते हैं। ये दूसरा सिनारियो है। यहां पर अगर 8% वोट आते हैं उसमें से अगर 55% एनडीए के वोटर्स हैं और गठबंधन के 45, ऐसे में एनडीए का जो सीट शेयर है वो घटकर 166 हो जाता है, गठबंधन फिर 72 सीटों पे। अगर 12% वोट आते हैं, इसमें 60% जो वोट हैं गठबंधन के, यानी कि 10 अगर वोट पड़ते हैं पीके को, 6 आते हैं एनडीए से और 4 आते हैं गठबंधन से, तो एनडीए घटकर 155 पे आ जाती है। इसी तरीके से अगर 16% वोट आते हैं लेकिन 7 वोट आते हैं एनडीए से और 3 गठबंधन से, तो फिर आप देखते हैं किस तरीके से एनडीए का जो सीट शेयर है वो 114 पे आ जाता है और गठबंधन का 104 पे। अमिताभ तिवारी, आपको अभी क्या लग रहा है कि सिनारियो 1 ज्यादा संभव है या सिनारियो 2? ज्यादा चोट पहुंचने वाली है गठबंधन को या एनडीए को? क्योंकि जितना ये वोट खींचते हैं उतना ही दूसरी पार्टियों के सीट शेयर पर भी उसका असर पड़ता है। देखिए, कंसेप्चुअली तो जो भी वोट उनको मिलेगा वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का वोट स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट करेंगे। तो अगर आपका बेस 1 है जिसमें महागठबंधन से उनको ज्यादा वोट मिल रहा है, तो उस केस में क्लियरली एनडीए को एडवांटेज होगा, क्योंकि एनडीए को ऑलरेडी एडजस्टेड बेसिस पे, यानी एलजेपी, हम, वीआईपी, आरएलएम, इन सब का वोट जोड़ दें तो 4 से 5% 2020 के बेसिस पे ही लीड है। हालांकि अगर वो एनडीए को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां पर भी आई थिंक आपका थ्रेशोल्ड 12% बता रहा है, मतलब 12% वोट शेयर तक उनको आता है, और उसमें भी वो अगर एनडीए को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके डेटा के हिसाब से 70-30, तो भी एनडीए की इसमें बढ़त दिख रही है 134-95। अब इसमें एक बात जो जरूर समझने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान मुझे लगता है कि वो अदर्स को पहुंचाएंगे, क्योंकि अदर्स की संख्या बिहार में लगभग 20-25% हर चुनाव में रहती है, और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उन वोटरों के जो अदर्स को वोट करते हैं, स्मॉलर पार्टीज, इंडिपेंडेंट्स को वोट करते हैं, उनके भी सीएम चेहरा बनकर के उभरे हैं। क्योंकि ये लोग छोटी छोटी पार्टियों को वोट करते थे, एंटी एनडीए या एंटी महागठबंधन वोटर्स हैं लार्जली ये, या उनके कैंडिडेट के खिलाफ वोट करते थे, तो उस वोट को वो कंसोलिडेट करेंगे लार्जली, जहां तक मुझे अनुमान है। और आपने दिखाया अभी कि 2010 में उन्होंने, सॉरी, बाईपोल्स में उन्होंने क्या किया। अब बाईपोल्स में महागठबंधन 3 सीटों पे जीती हुई थी और 1 सीट पे एनडीए थी। इनके लड़ने की वजह से एनडीए 4 हो गई, महागठबंधन 0। जिन 2 सीटों पे उनको वोट मिले, बेलागंज और इमामगंज, वहां पर प्योरली टैक्टिकल कास्ट वोट की वजह से मिला, क्योंकि एक जगह पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, महागठबंधन का वोट डैमेज हुआ, और दूसरी जगह उन्होंने पासवान समाज का कैंडिडेट खड़ा किया, जहां पर गठबंधन और एनडीए ने महादलित तो समाज कह रहे हैं कि उनका कोई खुद का वोट नहीं था, वो बेसिकली निर्भर था कि कैंडिडेट की क्या जाती है, कैंडिडेट को अपने नाम पर, अपने वजूद पर जो वोट पड़े। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पवन वर्मा के पास। जाने माने इतिहासकार हैं, लेखक हैं, पहले जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के साथ थे और अब ये हैं प्रशांत किशोर के साथ, उनके खास सिपा सलार। पवन जी, स्वागत है आपका। एक थी ओपनिंग प्रफुल्ल कुमार महंता की, दूसरी थी एनटी रामाराव की। वैसा कुछ रहने वाला है या खेल बिगाड़ने वाली जो श्रेणी है जिसमें विजयकांत थे डीएमडीके के,
चिरंजीवी थे कि खेल बिगाड़ सकते हैं कुछ सीटों पर लेकिन खुद का कुछ असर नहीं होगा। आप तो जमीन पर हैं, बिहार से ही आप खुद आते हैं, आपको क्या लग रहा है जमीन से? देखिए राहुल जी, ये जो आपका वाक्य है कि कुछ बिगाड़ेंगे, नहीं कुछ नहीं। देखिए ये कई दफे लगा है कि हम इनसे या उनसे कुछ वोट चुरा लेंगे। जो होने वाला है बिहार में वो चोरी नहीं है, वो डकैती है। पहला विश्लेषण जो मैं खारिज करता हूं कि जो 25% फ्लोटिंग वोट है, जिसने कभी भी पहले किसी गठबंधन को, ना एनडीए को ना महागठबंधन को वोट दिया, वही प्रशांत किशोर के साथ है। वो तो हो सकता है, पर यह कहना कि दोनों ही जो महागठबंधन और महान गठबंधन है उसमें से कुछ लोग जनसुराज से या बड़े मात्रा में या एक सब्सटेंशियल मात्रा में नहीं जुड़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है। जुड़ेंगे, क्योंकि बदलाव की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राहुल, वो जाति और धर्म से उठकर, मध्य वर्ग से, अमीर गरीब से हटकर, हिंदू मुसलमान से हटकर की बात बन चुकी सही है। देखिए राजीव अब मोदी आप ये आते हैं, देखिए वो कि कहते हैं अब मैं राजपूत हूं, वोट पड़ रहा है जात पे। आप इसको अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग देखेंगे अखिलेश जी जाति से उठकर। आप सवाल भी पूछना चाहते हैं पवन वर्मा से, क्योंकि ये बड़ी, ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर बड़ी फिलॉसफी की बातें कर रहे हैं और असल में लोग जब देख रहे हैं वोट पे जा रहे हैं वो अपनी जात समझ के वोट दे रहे हैं। बिल्कुल राहुल, जब आपका इंटरेक्शन हुआ था, जब हमने किया था बिहार पावर प्ले पटना में, तो प्रशांत किशोर से आपने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि या तो 10 से कम सीटें आएंगी या 150 से ऊपर सीटें आएंगी।